जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित उन महत्वपूर्ण तिथियों को, जिन महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखना हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उचित है। आप देखोगे कि आने वाले किसी भी पीसीएस के एग्जामिनेशन, वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, आप एसएससी सीजीएल की बात करते हो या रेलवे की बात करते हो, जहां भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को जानना। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, उनको याद रखने का प्रयास हम करेंगे। ये अपनी तरीके का मेरा पहला प्रयास है, क्योंकि मैंने विभिन्न वीडियो को देखा है और अपने शैक्षणिक के जीवन में ये महसूस किया है कि बच्चे घटनाओं को तो जानते हैं, लेकिन जब तिथियां पूछी जाती है तो अक्सर भूल जाते हैं। एक जगह सजोने का कोशिश किया जा रहा है। अगर आप पूरी वीडियो को देख पाते हैं अंत तक, तब आपको 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी लगभग 62 वर्षों की स्वतंत्रता संघर्ष की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं वह आपको मिल जाएगी। और ये शायद पहला वीडियो होगा, हो सकता है कि इसके पहले भी लोगों ने प्रयास किया हो, लेकिन कम समय में और ऐसी कोई भी तिथि आपके इस वीडियो में नजर, आप मुश्किल से ढूंढ पाएंगे कोई ऐसी तिथि जो आप जानना चाहते हैं लेकिन इस वीडियो में नहीं नजर आएगी। तो प्रयास का समर्थन होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि तिथियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके आने वाले परीक्षा के लिए। तो देखो कैसे याद करना है इसको। आप सबको जानते हैं कि 62 वर्षों का लगभग संघर्ष था राष्ट्रीय स्वरूप में। 85 में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस 3 चरणों में स्वतंत्रता संघर्ष का प्रयास करता है। प्रथम चरण 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक, द्वितीय चरण जो होती है 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक होती है। तृतीय चरण जो होती है 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक होता है। और संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किए जाने के पीछे भी कुछ कारण है। आप जैसा कि जानोगे कि 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक 20 वर्षों में पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, मतलब हमारे जो राजनेता थे प्रारंभिक दिनों में, उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों के समक्ष झुक करके भी अधिकार प्राप्ति की प्रयास की थी। उन्होंने संघर्ष के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम के बजाय उन्होंने याचना कह सकते हैं या कह सकते हैं कि सहृदयता के साथ माय लॉर्ड, हजूर, माय बाप जैसे शब्दों से संबोधित करके अंग्रेजों से कुछ भारतीयों के लिए अधिकारों की प्राप्ति का प्रयास किया था। इसीलिए 1885 से 1905 ईस्वी तक आप किसी बड़े आंदोलन को होते हुए नहीं देखेंगे। इसीलिए 1885 से लेकर के 1905 तक आप किसी राष्ट्रीय आंदोलन को भी नहीं देखेंगे। तो इसीलिए इसको प्रथम चरण कहते हैं। और 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक जब राष्ट्रवादियों का उदय होता है, जैसे बाल पाल, लाल अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक हो, बिपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों का जमघट कांग्रेस में दिखने लगती है, तो उन लोगों ने देश की आजादी के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। उनका ये मकसद था कि देश की आजादी का संपूर्ण प्रयास होना चाहिए। इसीलिए 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक आप द्वितीय चरण देखते हैं, जब उग्र राष्ट्रवाद के माध्यम से कांग्रेस की पूर्व निर्धारित जो नीतियां थी उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया था। और तृतीय चरण तब शुरू होती है जब गांधी जी पूर्णतः भारतीय नीतियों का निर्धारण करना शुरू कर देते हैं और गांधी जी के नेतृत्व में
धीरे धीरे सही, लेकिन आंदोलन तेज गति पकड़ना शुरू कर लेता है। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक विभिन्न आप आंदोलनों को याद करते हैं और वह गांधी युग कहलाता है, क्योंकि गांधी ही सर्वे सर्वा थे, गांधी ही वह लीडर थे जिनके नेतृत्व में अन्य सभी लोग आगे बढ़ करके भारत की दिशा और दशा दोनों को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिए थे। तो आप देखो, जिन महत्वपूर्ण तिथियों को हम बोलेंगे उसको याद रखना होगा आपको। अगर आप पीसीएस पास करना चाहते हैं, अगर यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान, आईएएस की एग्जामिनेशन, एसएससी, कोई भी, तो आप याद रखो। कैसे याद रखोगे? पहला, इस तिथि को कोई भूल सकता है क्या कि प्रथम चरण में एकमात्र घटना हम बतला रहे हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी और यह तिथि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को था। ये पहला। द्वितीय चरण में, क्योंकि 20 वर्षों तक आपने देखा किसी बड़े आंदोलन को ना होते हुए, लेकिन द्वितीय चरण आंदोलन के साथ ही शुरू होते हैं, क्योंकि बंगाल की विभाजन हो जाती है 1905 ईस्वी में, और उसी बंगाल विभाजन का नतीजा था कि देश को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, आप जान पाओगे कि बंगाल के विभाजन के बाद ही देश में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो पाती है, जिसे आप स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो बंगाल का विभाजन से संबंधित 3 तिथियां काफी महत्वपूर्ण है। इन तीनों तिथियों को याद रखनी है। बीपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किस तिथि को घोषित की गई थी कि आने वाले दिनों में बंगाल का विभाजन होगा। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालिक लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दी जाएगी। 20 जुलाई 1905 की वो तिथि थी, याद रखेंगे आप। विभाजन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को उस विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित होता है। कहां? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में, याद रखेंगे आप। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, विभाजन नहीं, घोषणा, और उस विभाजन की घोषणा के उपरांत नेताओं के द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का निर्णय, और अंततः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी की वो तिथि आपको याद होनी चाहिए, जिस तिथि को 16 अक्टूबर 1905 आप देखोगे बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक मुस्लिम बाहुल बंगाल हो जाती है और एक हिंदू बाहुल क्षेत्र हो जाता है। तो इन 3 पॉइंट्स को अब 2 चीजें देखने को मिलेगी। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब होता है। तो मुस्लिम लीग का गठन तब होती है जब बंगाल के विभाजन के बाद जो प्रयास था लॉर्ड कर्जन और अन्य अंग्रेज प्रशासकों का कि हिंदू और मुस्लिम जो एकता आपको बंगाल में देखने को मिल रही थी, उस एकता को तोड़ने की जो प्रयास थी, वह एकता टूटता हुआ दिख नहीं रहा था। आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधते हैं और ये कस्में खाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हिंदू और मुस्लिम एकता कमजोर नहीं होगी। उसको देखते हुए जो लॉर्ड मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय, उन्होंने कुछ मुस्लिम नेताओं को शिमला आमंत्रित किया था। 1 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शिमला लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के लिए कुछ नवाब गए थे, जिसमें आपका आगा खास, नवाब सलीमुल्लाह खां जैसे लोगों का नाम उभर के आता है। और उन्होंने जो ये बतलाया कि नहीं, आप पे आने वाले दिनों में हम आपके लिए ज्यादा प्रयास करेंगे, अब मुस्लिम हितों की प्राथमिकता देखने को मिलेगी। और कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है, कुछ लोग उस समय मुस्लिम हितैषी बनने के प्रयास में
और केवल मुस्लिम हित की बात को रखने के प्रयास में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का गठन करते हैं। किसने किया? तो नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया, ढाका में की गई। और आपको बात के दिनों में देखने को मिलेगी कि मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बरका उल मुल्क थे। ये लोग संस्थापक सदस्यों में से, बात की इनको आपको याद रखना है। अब देखो, मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है, केवल आज तिथियों पे बात हो रही है, बाद में फिर वीडियो बनाई जाएगी जो स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित सभी तथ्यों को भी रखने का उस वीडियो में प्रयास किया जाएगा। तत्काल तीसरी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने सुन रखा होगा कि दिल्ली में एक दरबार आयोजित की जाती है 1911 में, दिल्ली दरबार। क्योंकि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में जिस दरबार को आयोजित होते हुए आप देखोगे उसमें जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी। और कहते हैं ना कि हमारे यहाँ दरबारी कल्चर आपको देखने को मिलता है, हम लोग चाटुकारिता ज्यादा पसंद करते हैं, आज भी हम उन्हें देखने को मिलती है। और उस समय भी चाटुकारों की एक लंबी फौज थी। इस कारण से रानी मैरी और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए जो दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित किया गया था वो काफी बड़ी दरबार कह सकते, काफी भव्य दरबार जहां पे जॉर्ज पंचम और रानी बैठी हुई है और लोग जा जा करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वहां से दो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती है। पहली घोषणा थी कि भारत की नई राजधानी कलकत्ता की जगह नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती। अब दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको रद्द कर देने की घोषणा कर दी गई थी। तो किस तिथि को दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को याद रखेंगे, दिल्ली दरबार। और गांधी जी का भारत आगमन, क्योंकि 1912 में भारत की नई राजधानी दिल्ली हो जाती है और 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आते हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि गांधी जी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के कानूनी सलाहकार के रूप में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और लगभग 22-23 वर्षों तक वहां रहने के बाद वो फुल बैग एंड बैगेज 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। आज भी भारत में 2003 से उसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। तो 9 जनवरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बतलाया जाता है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी आते हैं। आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को घोषित किया। और आप ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और आप जानते 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में वो शामिल भी होते और प्रथम राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो उन्होंने 1917 में बिहार की पवित्र भूमि चंपारण से शुरू की थी। तो गांधी पे भी स्पेशल वीडियो आएगा और उसमें A to Z गांधी किस प्रकार से मॉरिशस में उतार दिए जाते हैं, गांधी कैसे साउथ अफ्रीका में नाटाल में रहा करते थे, पहली बार गांधी की गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में किस तिथि को हुई थी, तो 10 जनवरी 1908 ईस्वी को हुई थी। वो A to Z कमाल की चीजें रहेगी। प्रयास हमारा रहेगा कि हर उस तथ्य को हम आप तक पहुंचा पाए जो आने वाले दिनों में आपके किसी भी जगह और किसी भी वक्त आपसे पूछा जाए और आपको मालूम हो। तो खैर यहां दो चीजें देखेंगे। क्या 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी का भारत आगमन, यह 1915 की घटना है। वर्तमान में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तभी लक्ष्मी सिंधवी की रिपोर्ट के उपरांत इसे प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। होम रूल लीग आंदोलन की बात की जाती है। 1916 ईस्वी में आपका एक लखनऊ अधिवेशन हुई थी और एक होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन
आयरलैंड के स्वशासन की तर्ज पे भारत में भी हुई थी और इसी आंदोलन के दौरान आपके बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे, इस तरीके की सशक्त नारा भी दिया था उन्होंने। तो आपके कई एग्जामिनेशन पूछा भी गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने बोला था? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। यहाँ याद रखनी है कि होम रूल लीग आंदोलन शुरू किस तिथि को हुई थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में शुरू किया गया था। और आप ये भी देखेंगे कि इसी आंदोलन को बाद में 1916 ईस्वी के सितंबर में गति दी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। प्रारंभ आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और उसको गतिशीलता एनी बेसेंट के द्वारा। बाद में 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जब इंग्लैंड में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी भारत के संदर्भ में, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं, उस तिथि को ही एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन को स्थगित कर देने की घोषणा की थी। तो 1916 ईस्वी में शुरू होने वाला होम रूल लीग आंदोलन अंततः 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू घोषणा के उपरांत समाप्त हो गया था। याद रखेंगे इसे। अब आप अंतिम रूप से होम रूल लीग आंदोलन की स्थिति को समाप्त होती है तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी। यह आपको द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब तृतीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को हम आप तक रखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बार बार रिवीजन करना है, लेकिन याद करना है। किन किन तिथियों को हमने बोला? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना। दूसरी हमने बोला 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में आगा खां और अन्य लोगों के द्वारा लॉर्ड मिंटो से मुलाकात। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का गठन। आप देखोगे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी का भारत आगमन। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत और 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू घोषणा, जिस घोषणा के उपरांत पूर्णतः होम रूल लीग आंदोलन की समापन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग तृतीय चरण पे बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या क्या? हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से होम रूल लीग की समापन की घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा के साथ साथ हो जाती। तो होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो चुका है मॉन्टेग्यू घोषणा के उपरांत। अब बात करेंगे 1919 ईस्वी की पहले की कुछ घटनाएं। 1917 में आप जैसा कि देखोगे गांधी जी का प्रादुर्भाव हो चुका है चंपारण आंदोलन से। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण आंदोलन की। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में और 1918 ईस्वी में खेरा के समर्थन, खेरा किसान आंदोलन। ये प्रारंभिक संघर्ष है गांधी जी के द्वारा। चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 ईस्वी का खेरा किसान आंदोलन। 1919 ईस्वी में एक कानून पारित होती है जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। आप देखोगे रॉलेट एक्ट कानून जो होती है वो 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था, जिसे काला कानून भारतीय नेताओं ने इसलिए कहा क्योंकि इस कानून के अंतर्गत किसी भी भारतीय को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कोई कारण बतलाए। ना वकील, ना अपील, ना दलील देने का अधिकार था किसी भारतीय को, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। इस कानून के विरोध में जब संपूर्ण देश में आंदोलन शुरू हो गई तो सर्वाधिक आंदोलन आप पंजाब में देखेंगे और पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दो महत्वपूर्ण नेता थे जिनके नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन
तेज गति से बढ़ रही थी। आप देखोगे 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके किसी खास जगह पर नजरबंद कर दी जाती। इस कारण से पंजाब में, लाहौर में परिस्थितियां जो होती है वो प्रतिकूल हो जाती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बोलने जा रहे हैं जो याद रखोगे। क्यों कहते हैं कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ लाहौर के प्रदर्शन में शामिल होने के प्रयास में था। यानी पहली गिरफ्तारी कब होती है? गांधी जी 1919 ईस्वी में मुंबई में थे, जब उन्हें ये सूचना मिली कि पंजाब में स्थिति अराजक हो गई है, संघर्ष बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा कि हम भी शामिल होंगे पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में। और जब गांधी जी मुंबई से लाहौर के लिए ट्रेन से निकलते हैं तो उनको रोक दी जाती, फिर भी वो सफर जारी रखते हैं। रोकने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजी प्रशासकों को ये कहा कि नहीं हम जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि पलवल जो जगह है मेरठ के पास, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस तिथि को? तो 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार की जाती है मेरठ के पास पलवल में। अब फिर वहीं मेरठ से उनको वापस मुंबई भेज दी जाती और 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को उनको रिहा कर दिया जाता है। तो गांधी के संदर्भ में रॉलेट एक्ट के दौरान ही पहली गिरफ्तारी होती है। इस पॉइंट को याद रखिए। आप 10 अप्रैल को गांधी की गिरफ्तारी के लिए भी याद रखते हैं और साथ साथ 10 अप्रैल को ही देखोगे कि अमृतसर में जो प्रदर्शन चल रही थी उसमें पुलिस ने नेथेबीर पे कुछ गोलियां भी चलाई और कर्फ्यू की स्थिति उत्पन्न हो गई 12 अप्रैल तक आते आते। और इन्हीं सभी घटनाओं के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में जब एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई तो कहते हैं कि जनरल ओ डायर के द्वारा जनरल आर डायर को दिए गए आदेश के कारण जनरल आर डायर ने निहत्थे भीड़ पे तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो जाती। तो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग की घटना तक जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन तिथियों को याद रखना चाहिए। 18 मार्च को कानून का पारित होना, 6 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी होना, 10 अप्रैल को गांधी पहली बार गिरफ्तार होते हैं, इस चीज को याद रखना। 12 अप्रैल 1919 तक आते आते पंजाब की जो स्थिति अराजक हो जाना, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड होना, ये आपको देश में उथल पुथल के लिए पर्याप्त कारण थे। आप देखो उसके बाद और कौन कौन सी घटनाएं होती है। आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कुछ बातें की जाती है। 1919 ईस्वी में एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक तरफ तो आपका जालियांवाला बाग कांड के कारण लोग रोष में हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग इसलिए नाराज है क्योंकि उनके खलीफा यानी तुर्की के सुल्तान को अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। तो भारतीय मुसलमान अपने खलीफा के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए और भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं और उसी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के द्वारा 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को? 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाई जाती है। और आप देखेंगे कि इस खिलाफत कमेटी का समर्थन गांधी जी ने भी इस उद्देश्य के साथ की थी कि अगर हम अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का समर्थन करते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों की एकजुटता बढ़ेगी और उस एकजुटता का नतीजा देश की स्वतंत्रता संघर्ष में देश को गतिशीलता के रूप में प्राप्त हो पाएगा।
तो एक सही उद्देश्य के साथ गांधी जी का ये प्रयास था और उसी प्रयास के अंतर्गत जब पहली अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय प्रथम खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में होती है और उस दिल्ली सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। तो खिलाफत कमेटी और खिलाफत आंदोलन से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण तिथियां जिसको याद रखेंगे आप, 17 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919। अब बात करेंगे, एक तरफ खिलाफत आंदोलन देखने को मिल रही, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब यह निर्णय लिया कि गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक एक आंदोलन शुरू की जाएगी जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होती है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को और असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन ही यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही भारत के अति सम्मानित नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु से लोग शोकाकुल जरूर थे, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कोई प्रयास नहीं की। हां, आंदोलन गति प्राप्त कर रहा था और उसी दौरान 31 मार्च 1921 ईस्वी को विजयवाड़ा में एक सम्मेलन होती है, जिस सम्मेलन में कांग्रेस ने तिलक के नाम पे स्वराज कोष स्थापित की और उस स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए आम जनों से और उसी विजयवाड़ा के अधिवेशन में 1 करोड़ एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया। ये बाद के दिनों में देखा गया कि स्वराज कोष में 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम आम जनता ने बाल गंगाधर तिलक के प्रति समर्पण या बाल गंगाधर तिलक के प्रति जो प्यार था उस प्यार को उन्होंने उस स्वराज कोष में 1 करोड़ से भी ज्यादा का रकम कुछ ही दिनों में जमा करवाने में सफलता हासिल की। देखी जाती है कि स्वराज कोष में 1 करोड़ से भी ज्यादा का रकम कुछ दिनों में ही इकट्ठा हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि बाल गंगाधर तिलक के प्रति लोगों के कितना अपना और प्यार भरा हुआ था। आप देखोगे कि उसी विजयवाड़ा में ये तय किया गया था कि 20 लाख से ज्यादा चरखे जो है बांटे जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन गति को प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसी दौरान एक घटना होती है जिसे चौरी चौरा कांड कहते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जला दिया। कहते एक थाना थी, थाना को घेर के उसमें जो आग लगाई गई उस आग में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं, जिससे नाराज गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित हो जाती है। आंदोलन स्थगित हो जाती है। स्थगन के उपरांत गांधी की आलोचना करने वाले कई लोग आलोचनाएं भी करते हैं और अंततः पार्टी में जो मतभिन्नता उत्पन्न होती है उसका नतीजा होता है कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में आपकी कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी का गठन होता है जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। और स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास। और उसके प्रथम सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये घटना भी याद रखना है। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में, सीआर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव घोषित होते हैं। बाद में देखेंगे साइमन कमीशन की बात की जाती है। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इंग्लैंड में 7 सदस्यीय एक कमीशन गठित होती है। 7 के 7 अंग्रेज थे, गोरे थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। ये कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचता है और नेताओं के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक के साथ इसका विरोध शुरू हो जाती है। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के द्वारा दिए गए आदेश से लाठियां बरसाई जाती है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और उसी मृत्यु की बदला 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह और उनके दोस्तों के द्वारा सैंडर्स की हत्या के साथ ली जाती है। यानी कि
आप साइमन कमीशन से संबंधित इन महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखिए। आपको एक जगह सभी महत्वपूर्ण तिथियां मिल रही है। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन का गठन, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का मुंबई पहुंचना और विरोध शुरू हो जाना, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों का प्रहार, 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाठियों की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु और इसी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह और उनके दोस्तों के द्वारा। कहते हैं कि एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि अगर सामर्थ्य है, हमने तो भेजा है साइमन कमीशन आपके अधिकारों के लिए, आपके फायदे के लिए। अगर आपको ये लगता है कि आप सर्वदलीय सम्मेलन करके, सर्वदलीय बैठक करके एक संविधान की रचना कर पाएंगे तो आप कीजिए। हम कहते हैं कि बिरकेनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमीशन गठित की गई थी। उसी नेहरू कमीशन ने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट को भी अंग्रेजी सरकार ने खारिज कर दिया, जिससे नाराज भारतीय कांग्रेसी नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अब हम किसी प्रकार को औपनिवेशिक राज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अब हम पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। और कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन, जो कि नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन किस तिथि को आयोजित की जाती है? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और कहते हैं कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के पारित होने के बाद पूर्ण स्वराज के लिए जो प्रयास शुरू करनी थी, उसके पहले गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और आप जैसा कि देखेंगे कि वह दांडी यात्रा 6 अप्रैल को पूरी होती। 240 मील का सफर था, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। दांडी अभी गुजरात के नौसारा जिले में अवस्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग करके इस देश ने गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू होते देखा है। इस प्रकार से आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को देखेंगे 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 की बची हुई जितनी भी स्वतंत्रता संघर्ष है, उससे संबंधित तिथियों को और तथ्यों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखा जाए, क्योंकि मेरा प्रयास है कि हम उन सभी तिथियों को आप तक पहुंचा पाए, उन सभी घटनाओं को आप तक पहुंचा पाए जो आपके आने वाले किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को याद रखने का प्रयास करें, और क्योंकि आपका प्यार और समर्थन मेरे पहले वीडियो में इतना दिखने को मिला कि हम दूसरी वीडियो तैयार कर पाए। आप देखोगे कि बहुत सारी असुविधाओं के बावजूद भी मेरे पहले वीडियो को 1 दिन 2 दिन 48 घंटे के अंदर लगभग 500 के आसपास व्यू मिलना और 150 के आसपास सब्सक्राइबर मिल जाना, ये बतलाता है कि अच्छे वीडियो का आज भी लोगों को इंतजार है। और इसी प्रयास में आप इस वीडियो को देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, नोट्स बनाएंगे इस पे आधारित। आपको किसी भी अन्य स्रोत का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कंप्लीट जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही चीज मानना है कि न रूप काम आता है, न धन काम आता है, न काम आता है बाप का नाम, काम आता है तो केवल ज्ञान काम आता है, ज्ञान काम आता है। याद होना चाहिए कि ये चीज आपकी केबीसी की थीम थी और उस चीज को हम लोगों को सीखना चाहिए कि नॉलेज इज पावर। और नॉलेज थोड़ा आपको सेक्रीफाइस मांगता है,
थोड़ी वचनबद्धता मांगती है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, दोस्तों को शेयर करिए और जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार और समर्थन दे पाएंगे, हम अपने समय को निकाल करके आपके लिए बेहतर वीडियो दे पाएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि आपके प्रत्येक दोस्तों तक हमारा वीडियो जाए और इससे संबंधित जितने भी अच्छे नोट्स बन पाते हैं वो बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे बदलाव के साथ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर वीडियो बनाते नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।